चलो, अब देखो, अभी तक हम लोगों ने बात किसकी करी थी? अभी तक हम लोगों ने बात करी थी वहां पे क्या, लॉज ऑफ एडिशन की। और जो भी हमने बात करी थी वहां पे किसकी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। तो वहां मैंने क्या बोला था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हम केवल दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अब क्या होता है, कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई जरूरी कौन है कि हमेशा हमें दो वेक्टर्स को ही ऐड करना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स हमने अप्लाई किया, मान लो यहां पे 2 न्यूटन का। फिर एक और मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई किया, मान लो 3 न्यूटन का, और ये मैंने अप्लाई किया एट एन एंगल 60 डिग्री। फिर यहां पे मैंने एक और फोर्स अप्लाई किया F3, मान लो 1 न्यूटन। फिर यहां पे मैंने एक और फोर्स अप्लाई किया, और मान लो वो मैंने फोर्स अप्लाई किया 6 न्यूटन का। अब बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर केवल दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, अब हम बात करने जा रहे हैं मोर देन टू वेक्टर्स की। हम बात करने जा रहे हैं वहां पे मोर देन टू वेक्टर्स। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं इस केस में कि व्हाट इज द टोटल फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ओवर दिस ब्लॉक। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमें वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। और अभी तक हमने केवल दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है। तो आज हम बात करेंगे वहां पे कि अगर मोर देन टू वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड कैसे करें। क्लियर ना? तो यहां पे जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, हेडिंग डालो वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हेडिंग डालो वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको या तो बोलो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर इसको हम कई बार बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या फिर कई बार वर्ड भी यूज किया जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो कई बार वहां पे वर्ड यूज करेगा प्रोजेक्शन, या फिर रिजोल्यूशन, या फिर क्या हो गया, कंपोनेंट। अब देखो, जनरली हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि मान लो ये वॉल है और ये ग्राउंड है। यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, साथ में यहां पे क्या शो कर रहे हैं, वॉल। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरह से एक रॉड को लाके प्लेस किया। जैसे ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे हम रॉड को इस तरह से लाके क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। अब देखो, इस रॉड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहां से टॉर्च ले रहे हैं और टॉर्च से यहां पे लाइट डाल रहे हैं। जो भी टॉर्च है, टॉर्च के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड पे लाइट डाल रहे हैं। अच्छा, अभी टॉर्च को मैंने कैसे होल्ड किया है, अभी मैंने टॉर्च को होल्ड किया है पैरेलल टू ग्राउंड। अच्छा, अब इस केस में अगर तुम टॉर्च से लाइट डालोगे तो जैसी ये लाइट यहां पे आएगी तो तुम लोग क्या देखोगे, तुम लोग देखोगे यहां पे कि जो वॉल रहेगा, वॉल के इतने एरिया पे शैडो आ रही होगी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर हम हॉरिजॉन्टली टॉर्च को ऑन करें और लाइट डालें इस रॉड के ऊपर, हम मान रहे हैं कि रॉड ओपेक है, ये लाइट को अलाउ नहीं कर रही है। तो बताओ, जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन खींची है, यहां पे इस रॉड की शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। सिमिलरली, अगर मैंने टॉर्च को होल्ड किया है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, बताओ अब मैं अगर लाइट को ऑन करूं, टॉर्च को ऑन करूं, तो अब टॉर्च की लाइट
इस रॉड पे पड़ेगी, और इतना जो पोर्शन रहेगा रॉड का ग्राउंड पे, यहां पे अगेंस्ट शैडो आ रही है। और ध्यान ना, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं ना, फिजिक्स में जनरली 2 डायमेंशन होता है, लेकिन जब मैथ्स में जाओगे तो मैथ्स में 3 डायमेंशन होगा, फिर वहां पे इमेजिन भी करना पड़ता है। तो फिजिक्स में अपन जो पढ़ते हैं ना, तो हमें जनरली पढ़ना पड़ता है उस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं जो प्लेन में। तो बताओ यहाँ पे जो वेक्टर, यहाँ पे जो मैंने रॉड रखी है, उस रॉड की शैडो एक तो ग्राउंड पे बन रही है, उस रॉड की शैडो दूसरी वहां पे किस पे बन रही है, वॉल पे बन रही है। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस। अच्छा अब इमेजिन करो यार, मान लो एक और रॉड है और ये रॉड स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। अब बताओ, अब मैं अगर टॉर्च से लाइट डालूंगा जेड एक्सिस के अलोंग तो क्या होगा? जैसे देखो यहां पे जो टॉर्च है, यहां पे हमने टॉर्च को होल्ड किया है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहां पे टॉर्च को होल्ड किया है वाई एक्सिस के अलोंग। अब तुम ऐसा इमेजिन करो कि जो हमारी स्क्रीन है उसके पीछे एक और वॉल है, लेकिन वो वॉल कहां पे है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इमेजिन कर सकते नहीं कर सकते वहां पर? ये जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके पीछे इमेजिन करो एक वॉल है पैरेलल। अब बताओ मैं जेड एक्सिस के अलोंग अगर टॉर्च को ऑन करूंगा, बताओ वॉल पे शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। और वो शैडो कैसी होगी? बताओ वो शैडो वॉल पे एग्जैक्ट ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? अबे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन छोड़, अगर मान लो इमेजिन नहीं कर पा रहे तो हमें जेड एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग बात करते हैं प्लेन की। तो अब हम लोग जनरली क्या बोल रहे हैं कि जब इस रॉड के ऊपर हम लाइट डालेंगे पैरेलल टू ग्राउंड या परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, तो उस केस में रॉड की शैडो बनती है। और ये जो रॉड की शैडो बनती है, इसी को वहां पे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रॉड। तो इसको हम बोलेंगे वहां पे प्रोजेक्शन ऑफ रॉड। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो प्रोजेक्शन है उसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखो वहां पे, अभी तो हमने बात करी रॉड की। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, और यहां कहीं हम शो कर रहे हैं एक वेक्टर ए। तो ये है मेरा वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर ए है ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। अच्छा बताओ, मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, टॉर्च को इमेजिन करेंगे और टॉर्च से अब तुम लाइट डालोगे। और बताओ टॉर्च से जब तुम लाइट डालोगे तो यहां पे लाइट इस तरह से आएगी कि नहीं आएगी, और यहां पे शैडो बनाएगी। और यहां पे जब लाइट डालोगे तो यहां पे लाइट इस तरह से शैडो बनाएगी वाई एक्सिस पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अब ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो शैडो बन रही है, इसको अब डिनोट कर रहे हैं हम यहां पे AX से। ये वेक्टर ए की शैडो या प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम AX से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो है ये वेक्टर की शैडो वाई एक्सिस पे है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं AY से। और AX और AY इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। और AY को हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। बताओ इतना समझ में है नहीं समझ में? AX को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, AX को हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। और ध्यान है, ये बहुत ऐसा कोई टफ चीज नहीं है प्रोजेक्शन निकालना। 2 डायमेंशन के केस में प्रोजेक्शन निकालना बहुत इजी होता है। और मेन यहीं पे जहां पे तुम लोग ये मेन प्रोजेक्शन ये जहां पे तुम लोग गलती करते हो। एक बार हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना आ गया ना, तो हमारा काम खत्म हो गया। फिजिक्स में अभी जब तुम वेक्टर की बात करोगे, हमें केवल 2 चीजें आनी चाहिए, वेक्टर को ऐड करना और वेक्टर को रिजॉल्व करना। अगर तुम्हें वेक्टर को मल्टीप्लाई करना इतने अच्छे से नहीं है, तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अभी हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें केवल आती है जरूरत वेक्टर को ऐड करने की और वेक्टर को रिजॉल्व करने की। तो ax और ay क्या है? ax और ay प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इसको नेमिंग करी। इसको मैंने यहां पे बोला p, यहां पे मैंने बोला q, और यहां पे मैंने बोला r। अच्छा, तो PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? Yes. अगर हम PQR की बात करें तो PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लिखें cos थीटा, तो बताओ cos थीटा क्या देगा? cos थीटा देगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ, बेस का मतलब ax है कि नहीं? Yes. और हाइपोटेनियस का मतलब a होगा कि नहीं होगा? भाई, जो वेक्टर a हमने खींचा है तो उसकी लाइन की लेंथ a के बराबर है कि नहीं है? ये जो Yes. लाइन की लेंथ है वो a है कि नहीं है? Yes. तो cos थीटा जो रहेगा वो हो जाएगा ax बाय a। तो यहां से हम क्या बोलते हैं? यहां से हम बोलते हैं कि जो भी वेक्टर का x कंपोनेंट है वो निकल के आता है a cos थीटा। बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को? नहीं। नहीं। फिर अगली अगर हम बात करें वहां पे किसकी? साइन थीटा की। अब बताओ, साइन थीटा की अगर बात करोगे तुम क्या बोलोगे? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर। क्यू आर का मतलब बताओ ए वाई होगा कि नहीं होगा? और हाइपोटेनियस का मतलब ए। तो जो वेक्टर का वाई कंपोनेंट आता है वो यहां पे आता है ए साइन थीटा। तो अगर मुझे किसी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है? फॉर्मूला हमें यूज करना है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। लिखा इतना? अच्छा, ये बताओ मुझे, ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए ने थीटा एंगल किसके साथ फॉर्म किया था? एक्स के साथ। अब मान लो चेंज करो। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि जो वेक्टर ए है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ? वाई के साथ। अभी तक हमने थीटा एंगल एक्स के साथ लिया था, अब हम थीटा एंगल वाई के साथ ले रहे हैं। अब यहां पे एक और पॉइंट लिख दो, एस। बताओ, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अब बताओ, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे cos थीटा क्या होगा? बताओ, cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा? तो अब जो ए वाई आएगा, ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए cos थीटा। और अब मैं अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा एस क्यू। एस क्यू का मतलब ए एक्स अपॉन ए। तो यहां पे जो एक्स कंपोनेंट आता है वो आता है ए साइन थीटा। बताओ, पूरा उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? पहले एक्स कंपोनेंट था हमारा ए कॉस थीटा, और अब वाई कंपोनेंट ए कॉस थीटा।
इससे पहले y कंपोनेंट a साइन थीटा था, अब y कंपोनेंट a साइन थीटा तो y कंपोनेंट a cos थीटा बन गया, x कंपोनेंट a cos थीटा तो x कंपोनेंट a साइन थीटा बन गया। तो ये डिपेंड करेगा वेक्टर का एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है। अब देखो जनरल रिजल्ट जो है हमें याद रखना है, वो क्या याद रखना है, जिसके साथ थीटा एंगल होगा उसके साथ हमेशा हम कॉस कंपोनेंट लिखेंगे। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अगर थीटा एंगल अगर हमने y के साथ कंसिडर किया है तो हम बोलेंगे y वाला कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा होगा। अगर थीटा एंगल मेजर किया गया है x एक्सिस के साथ तो हम बोलेंगे x कंपोनेंट वहां पे क्या होगा, a cos थीटा होगा। तो बस इतनी चीज है जो तुम्हें वहां पे याद रखनी है, जिसके साथ थीटा एंगल उस एक्सिस के साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट, और एक के साथ अगर कॉस कंपोनेंट होगा तो दूसरे के साथ वहां पे साइन कंपोनेंट होगा। बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई सबको? यस सर। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थीटा एंगल लेके चल रहे हैं किसके साथ, हम लोग थीटा एंगल लेके चल रहे हैं एक्स के साथ। तो अभी हम जो थीटा एंगल मान रहे हैं वो एक्स के साथ चल, और थीटा एंगल अगर एक्स के साथ होगा तो अभी हमारे लिए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो। बताओ इन दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बताओ राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या होगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो बताओ ए स्क्वायर आया कि नहीं है? और यहां से अगला फॉर्मूला निकल के आता है, अगला फॉर्मूला निकल के आता है ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। पहला मैंने क्या बोला, जिसके साथ थीटा एंगल होगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट, तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि अगर किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है कि किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, जब वेक्टर 2 डायमेंशनल होता है। वैसे हमें फिजिक्स में 3 डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी फॉर्मूला लिख लो। अगर वेक्टर तुम्हारा प्लेन में ना होके स्पेस में होगा तो वहां पे एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा, तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है, अब कैसे आता है हमें उसके डेरिवेशन से मतलब नहीं, अभी केवल फॉर्मूला लिख लो कि अगर वेक्टर के तीनों कंपोनेंट होंगे तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेनली हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बुक में या सिंगेज में देखोगे कुछ केसेस होंगे जहां पे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट दे रहे हो, तो वेक्टर के अगर तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये हमें यूज करना है। अच्छा, फिर आगे देखो, अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? बताओ इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? यस। और जो भी tan थीटा होगा बताओ वो ए वाई बाय ए एक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ बराबर। भाई दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा हो जाएगा ए वाई बाय एक्स। और ध्यान है ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है वेक्टर का एंगल। तो कई बार क्वेश्चन में हमें ये भी कैलकुलेट करना होता है कि वेक्टर कितने एंगल पे जा रहा है।
तो वेक्टर यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू होगी ए वाई बाय एक्स। बताओ इतना जो एक्सप्लेन किया उसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। नो सर। नहीं है ना किसी को डाउट? No, sir. अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करो तुम, देखो जरा, पी क्यू एक वेक्टर है कि नहीं? यस अगर हम पी से क्यू की बात करें तो वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है। Yes, अब अगले sir. स्टेप में क्या बोल रहा हूं, क्यू आर को तुम एक वेक्टर मानो जरा। हमने क्यू आर को वेक्टर मान लिया और अगले स्टेप में आर क्यू को भी एक वेक्टर मान लिया। बताओ कितने वेक्टर बन गए टोटल? तीन वेक्टर बन गए। अच्छा, अब जो टोटल 3 वेक्टर बने हैं तो बताओ उसमें वहां पे किसका हेड किसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है? पीआर का पीआर, देखो पीआर वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है आरक्यू के टेल से। अब यहां पे क्या करो, अब तुम यहां पे यूज करो ट्राइंगल लॉ। बताओ सबको ट्राइंगल लॉ याद है कि नहीं याद है? अब बताओ अगर तुम यहां पे ट्राइंगल लॉ यूज करोगे तो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट बन रहा है? पीक्यू रिजल्टेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और पीक्यू को अब तुम क्या लिख सकते हो, पीक्यू को तुम लिख सकते हो पी आर वेक्टर प्लस वहां पे आर क्यू वेक्टर। बताओ लिख सकते हैं लिख सकते हैं? अच्छा, तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड साथ में मल्टीप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से। अच्छा, अब जो पीक्यू वेक्टर है वो तो वेक्टर ए है कि नहीं है? पीक्यू का मतलब वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया ही नहीं रिप्रेजेंट किया अपन ने? अच्छा, तो पी आर का मैग्नीट्यूड कितना है? पी आर का मैग्नीट्यूड ए एक्स है कि नहीं? अच्छा, किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है? ये पॉइंट आउट कर रहा है पॉजिटिव एक्स को। तो बताओ पी आर वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? आर क्यू को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब रिजल्ट हमें क्या मिल गया? हमें रिजल्ट मिल गया कि किसी वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट मालूम है, अगर हमें किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ इतना अभी सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो पहला यूज क्या है इसका। इससे पहले याद है हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्वेश्चन में क्या था? ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक होता था और इस ब्लॉक के ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया था। बताओ ये जो 10 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो किस एक्सिस के अलोंग? पॉजिटिव एक्स। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या है? अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या है, तो तुम बोलते थे फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन 10 आई कैप। अब बताओ ये वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग था कि नहीं था? यस। तो फर्स्ट क्लास में याद होगा मैंने क्या बोला था? फर्स्ट क्लास में हमने ज्यादातर वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग लिए थे, लेकिन मैंने वहां पे ये भी बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग हो। अब बताओ ऐसा भी डायग्राम बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है। हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स है
और ये फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। बताओ डायग्राम को देख के क्या बोलोगे तुम? डायग्राम को देख के बोलोगे कि ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है? ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, तो ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट। तो देखो, जब भी हमें क्वाड्रेंट को इमेजिन करना होगा कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसके टेल पे ओरिजिन मान लो, उसका जो टेल है वहां पे क्या मान लो? ओरिजिन मान लो। तो यहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, अब मैं बोल रहा हूं कि इस फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ। ये वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, नहीं फॉर्म कर रहा है? यस सर। अच्छा, किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है? एक्स के साथ या वाई के साथ? एक्स के तो साथ। हमने क्या बोला? एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे? तो हम सीधे लिखेंगे कि जो भी एक्स कंपोनेंट होगा उसका फॉर्मूला ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस ए का मतलब हो गया 10, और सबने इतना पढ़ा होगा cos 60 कितना था? cos 60 था हाफ। तो जो भी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो 5 होगा कि नहीं होगा? यस। अच्छा, फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा? तो फोर्स का वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। साइन 60 होता है √3/2, तो ये 5√3 हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब इस फॉर्मूले को बताओ, हम यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं? यस। अगर हमें किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं वहां पे F इक्वल्स टू, अब क्या लिखोगे? फोर्स का एक्स कंपोनेंट 5i कैप प्लस वहां पे हो गया 5√3j कैप। बताओ, यही वेक्टर फॉर्म में अब इक्वेशन आ गई कि नहीं है? हाँ। तो मैंने इसलिए बोला था कि जब वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग है, अगर वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग है तब तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन अगर वेक्टर एक्सिस के अलोंग नहीं है, किसी क्वाड्रेंट में है, तो फिर ये फॉर्मूला वहां पे यूज किया जाता है वेक्टर को लिखने का। तो अब जो वेक्टर रहेगा उसको हम लिखेंगे AXi कैप प्लस AYj कैप। बताओ, इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस। अच्छा, अब इस रिजल्ट को देखो थोड़ा सा। बताओ, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? 5 नहीं, कंपोनेंट में आई कैप जे कैप नहीं आता है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, तुम बोलोगे एक्स कंपोनेंट 5 है। वाई कंपोनेंट कितना है? 5√3। अब इस फॉर्मूले को यूज करो और बताओ मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखवाया कि अगर किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25, 5√3 का स्क्वायर कितना? 75। तो बताओ 10 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? यस। और बताओ 10 न्यूटन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? यस। यस। अच्छा, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करोगे नहीं यूज करोगे? डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला था tan थीटा। tan थीटा होता है AY/AX, तो AY हो गया 5√3, AX हो गया 5, tan थीटा आ गया √3, तो हम बोलेंगे एंगल कितना आ गया? एंगल आ गया 60 डिग्री। तो बताओ हमें ये जो रिजल्ट है, एक बार फिर से देखो, ये जो रिजल्ट है बताओ वो हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है मैग्नीट्यूड के बारे में और साथ में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है डायरेक्शन के बारे में।
बोलो। यस सर। तो इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया सबको? यस सर। एक मिनट जरा मैं, हाँ तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि बताओ, इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जब इस फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो बताओ हमें दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? हमें इंफॉर्मेशन मिली मैग्नीट्यूड के बारे में, साथ में इंफॉर्मेशन मिली डायरेक्शन के बारे में। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट डायग्राम देखो यार। अब कुछ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब देखो यहां पे मैंने एक शो किया वेक्टर ए, यहां पे भी मैंने शो किया वेक्टर ए, यहां पे भी मैं शो कर रहा हूं वेक्टर ए, और फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेनली यही चार केस होंगे। बताओ फर्स्ट केस में वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं? यस। सेकेंड केस में वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे हैं वो वेक्टर प्लेन में पढ़ रहे हैं, और वेक्टर अगर प्लेन में होगा तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब इससे पहले हम लोग ये केस डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर ए अगर कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो बताओ उस केस में हमने इस तरह से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, नहीं ड्रॉ किया था? यहां पे हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और बताओ अगले स्टेप में हमने इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया था, इसको भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया था, नहीं ट्रीट किया था? अच्छा, यहां पे मान लो एंगल थीटा हम मेजर कर रहे हैं एक्स के साथ, कोई जरूरी नहीं थीटा एंगल वाई के साथ भी हो सकता है। अब देखो रिजल्ट अभी सब जगह केवल यही एप्लीकेबल है। अगर थीटा एंगल एक्स के साथ बन रहा है तो इन सभी डायग्राम में हम क्या बोलेंगे? वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा है और वेक्टर का वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। और अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। बताओ सब जगह रिजल्ट एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? जिसके साथ थीटा एंगल होगा उसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट चल रहा होगा। उधर के लिए साइन। अच्छा बताओ, यहां पे मैं अब यहां पे क्या कर रहा हूं, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक वेक्टर मान रहा हूं और इसको भी एक वेक्टर मान रहा हूं। बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा? ए। जो येलो वाली लाइन खींची है, या तो चाहो तो इसकी नंबरिंग कर दो या नेमिंग करो, इसको बोलो पी क्यू
आर। बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट जा रहा होगा अब तुम्हारा? तुम यही बोले नहीं बोलोगे? जो पी क्यू वेक्टर रहेगा वो रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट होगा? वो रिजल्टेंट होगा पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू। देखो इतना होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? Yes. अच्छा पी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो? बताओ पी आर वेक्टर किस एक्सिस के अलॉन्ग है? नेगेटिव। नेगेटिव एक्स। अच्छा ये जो डिस्टेंस रहेगा बताओ ये एक्स कंपोनेंट कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा? और ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट। तो जो पी आर वेक्टर है, पी आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? पी आर वेक्टर को हम लिखेंगे वहां पे माइनस ए एक्स आई कैप। और पी क्यू को क्या लिखेंगे? पी क्यू को लिखेंगे ए वाई जे कैप। बताओ यही वेक्टर ए की इक्वेशन है कि नहीं? Yes. देखो जो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया था, फर्स्ट डायग्राम में वेक्टर ए की इक्वेशन क्या थी? वेक्टर ए की इक्वेशन थी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यही था नहीं था वहां पे? लेकिन सेकंड केस में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? सेकंड केस में रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो भी वेक्टर ए है अब उसकी इक्वेशन निकल के आ रही है माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बताओ सेकंड केस में यही इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही? यस सर। तो कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव आ गया है? लॉन्ग एक्स। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आ गया, वाई कंपोनेंट वहां पे पॉजिटिव आया। अच्छा बताओ थर्ड डायग्राम को देखो, प्रोजेक्शन यही होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स पे। तो ये डिस्टेंस ए वाई होगा, ये डिस्टेंस वहां पे ए एक्स होगा। अब मुझे यहां पे क्या करना है? ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है। तो मैं इसको एक वेक्टर मान रहा हूं यहां से यहां तक, और इसको भी एक वेक्टर मान रहा हूं। बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा? ए वेक्टर रिजल्टेंट होगा ही नहीं होगा? यस। अब बताओ ये जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है उनमें एक वेक्टर नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, दूसरा नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। बताओ ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब जो फोर्थ डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पे प्रोजेक्शन ऐसे मिलेगा नहीं मिलेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई पे। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स पे भी और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वाई पे भी। अब देखो ये जो प्रोजेक्शन आएगा इसको तुम ए वाई बोलोगे, ये जो प्रोजेक्शन आएगा इसको तुम ए एक्स बोलोगे वहां पे। अब बताओ फिर से अगर हम ज्वाइन करें तो एक वेक्टर में ऐसा कंसिडर करूं, एक वेक्टर में ऐसा कंसिडर करूं। अब बताओ इस केस में अगर वेक्टर ए को लिखना है तो आप क्या लिखोगे? वेक्टर ए को, वेक्टर ए यहां पे बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट है कि नहीं? जिन दो वेक्टर की बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है, दूसरा नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। देखो इतना आया कि नहीं आया? ए एक्स आई कैप माइनस वहां पे क्या हो गया? ए वाई जे कैप। ये बोलो इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes. अब देखो सीधा सा रूल क्या है, इतना भी दिमाग मत लगाओ। ये जो डिस्टेंस था बताओ ये इसका कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? ए एक्स और ए वाई, ये तुम देख के बताओ मुझे। अबे फर्स्ट डायग्राम को देखो,
जो प्रोजेक्शन की लेंथ थी इसको हम ax और ay बोल रहे थे। तो बेसिकली ax और ay बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, इस पॉइंट के? Yes. है? Yes, sir. अब बताओ अगर कोई कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बताओ दोनों पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? Yes. यहां पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया? Second quadrant. तो सेकंड में क्या चीज नेगेटिव होनी चाहिए? एक्स नेगेटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए। इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, बताओ ये दोनों नेगेटिव हुए कि नहीं हुए? और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, और यही लिखा है हमने, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। Yes. लिख लिया इतना? Yes, sir. और यही चीज तुम्हें याद रखनी है, हमें सबसे पहले के लिए यही देखना होता है कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में गए। रब करूं में से? अब चेक करो यार, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम यहां पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का, तो ब्लॉक पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? ब्लॉक पे हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट एन एंगल 60 डिग्री। Yes. अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो हमें बताना है इस फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी। तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले ये देखो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और क्वाड्रेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो टेल है उसको ओरिजिन मानो हमेशा। जब भी मुझे किसी वेक्टर का क्वाड्रेंट डिसाइड करना होगा तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि टेल पे ओरिजिन मानो, तो अब तुम्हें समझ में आएगा ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में गया? Fourth quadrant. Fourth quadrant. फोर्थ। तो हमें क्या मालूम है फोर्थ में क्या चीज पॉजिटिव होगी? X axis. X positive, Y negative. एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। तो देखो हम ऐसा बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पे एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा नीचे की ओर। बताओ ऐसे ही दो कंपोनेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes. अच्छा, अब 60 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है? वाई के साथ बन रहा है। हम लोग एंगल हमेशा किससे मेजर करते हैं? एक्स से मेजर करते हैं। तो बताओ एक्स के साथ कितना एंगल? 30 degree. तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए? फोर्स का एक्स कंपोनेंट होना चाहिए 20 cos 30, और फोर्स का वाई कंपोनेंट होना चाहिए 20 sin 30। जिसके साथ थीटा होता है इसके साथ कॉस कंपोनेंट होता है, cos 30 √3/2 है, तो चेक करो 10 √3 sin 30 1/2, तो ये हो गया 10। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? अच्छा अब बताओ फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव रहेगा तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 10 √3 आई कैप माइनस क्या हो गया 10 जे कैप। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes.
10√3 आई Yes, कैप sir. माइनस 10 जे कैप, यही फोर्स की इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, आगे इस तरह केस आता है लॉज ऑफ मोशन में, तो हम लोग जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बेसिकली कि ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग 10√3 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की ओर, और वो है 10 न्यूटन। क्लियर है इतना? Yes. हम लोग ये बोलेंगे यहां पे कि ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं दो फोर्स? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बेसिकली दो वेक्टर का रिजल्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. जो मैंने 20 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ किया है वो वेक्टर दो का रिजल्टेंट है। एक वेक्टर कहाँ है? एक वेक्टर एक्स के अलोंग है और एक वेक्टर वाई के अलोंग है। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, तो ये जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे वहां। आगे इतना समझ में नहीं समझ में आया सबको? हाँ sir. चलो फिर से देखो जरा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे तुम्हारा ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 30 डिग्री। अब बताओ, ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हम कितने से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल 30 डिग्री। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलो? अगर मैं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलोगे बताओ? तो सबसे पहले ये चीज इमेजिन करो, वेक्टर के टेल पे ओरिजिन मान लो जरा। बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? First point. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव था, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव था। अच्छा, इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, और वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। एक्स कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट होगा 50 cos 30, और वाई कंपोनेंट होगा 50 sin 30। तो जो भी वेलोसिटी आएगी वेक्टर फॉर्म में, cos 30 था √3/2, तो चेक करो इसको, यही बोलोगे नहीं बोलोगे? 25 √3 आई कैप प्लस हो जाएगा वहां पे 25 जे। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. रब करो इतना। हाँ sir. अच्छा, फिर देखो वहां पे अगेन ये ग्राउंड है। अब याद होगा वहां पे हमने इस तरह का एक केस कंसिडर किया था कि जो भी रेन ड्रॉप्स थे वो नीचे की ओर गिर रहे थे। और रेन ड्रॉप कितने से गिर रहे थे? रेन ड्रॉप गिर रहे थे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से। तो याद है वहां पे हमने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा था। बताओ वहां पे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा था? उसका मैग्नीट्यूड, साथ में उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर,
तो रिजल्ट याद होगा, रिजल्ट होगा वहां पे -100 जे के। बताओ यही था कि नहीं था? Yes, sir. लेकिन मैंने वहां पे ये भी बोला था कि जो रेन ड्रॉप होते हैं, कोई जरूरी है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रहे हैं? अगर विंड चलती है तो कई बार रेन ड्रॉप किसी एंगल पे जाते हैं। तो अब डायग्राम ड्रॉ करो यहाँ पे कि रेन ड्रॉप जो है वो इस तरह से गिर रहे हैं ग्राउंड पे। कितने से गिर रहे हैं? तो रेन ड्रॉप अभी भी गिर रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे गिर रहे हैं? तो ये गिर रहे हैं एट एन एंगल 37 डिग्री, या 30 डिग्री रखो अभी तुम लोग। तो जो भी रेन ड्रॉप है वो 100 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 30 डिग्री गिर रहे हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि यहां पे वेलोसिटी की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या है, तो अब क्या बोलूं? सबसे पहले ये चेक करो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। Third और मैंने क्या बोला, तरीका क्या है? जो भी वेक्टर का टेल है वहां पे ओरिजिन मान लो। बताइए वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा? Yes, sir. अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी वहां पे नेगेटिव होगा। Yes, sir. अच्छा बताओ, 30 डिग्री तो वाई के साथ है, एक्स के साथ एंगल कितना बन रहा है? एक्स के साथ अगर देखोगे तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो तो होगा 100 cos 60 और वेक्टर का y कंपोनेंट होगा 100 sin 60। अब जो भी वेलोसिटी आएगी वेक्टर फॉर्म में, बताओ दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है कि नहीं है? Yes. cos 60 1/2 होगा तो तुम लिखोगे -50 i कैप -50√3 जे कैप। बताओ यही वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है कि नहीं है? Yes. तो अब ये चीज समझ में आई, वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना कब पड़ेगा? हाँ. जब वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो वेक्टर अगर एक्सिस के अलोंग है तब तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? तब तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a इंटू एन कैप। लेकिन अगर वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में जाएगा तब जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तब जनरल फॉर्मूला होगा ax i कैप प्लस ay j कैप। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी -10 i कैप प्लस 10 j कैप। एक पार्टिकल है और पार्टिकल को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से एक पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है? वेलोसिटी जो है वो है -10 i कैप प्लस 10 j कैप। अच्छा तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है कि पार्टिकल को बताओ हमने इस तरह से थ्रो किया कि नहीं थ्रो किया? यस सर। अच्छा, वेक्टर का x कंपोनेंट -10 है कि नहीं? Yes. y कंपोनेंट +10 है।
Yes, sir. और मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि अगर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम है तो उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो यहां पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो जो भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -10 का स्क्वायर 100 हुआ कि नहीं हुआ, +10 का स्क्वायर भी क्या हो गया, 100 हो गया। तो तुम बोलोगे पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हम ऐसा बोले ही नहीं बोलेंगे कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है 10√2 मीटर पर सेकेंड। बताओ इतना समझ में नहीं समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर इसको मैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करूं, अगर इस वेक्टर को हम ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और बताओ यही हमारा वेक्टर होगा कि नहीं होगा वहां पे? और देखो मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया था ax और ay कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो बताओ ये -10 होगा कि नहीं होगा, और यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये +10 होगा कि नहीं होगा? जब हम ax ay की बात करते हैं तो ax ay बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नहीं इतना? Yes, sir. अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग एंगल कैलकुलेट करना सीख रहे होगे। Yes. तो वहां पे देखो रूल क्या होता है, वहां पे हम लोग रूल बोलते हैं कि अगर कोई लाइन ऐसी है, एंगल ऐसा मेजर कर रहे हो, तो ये एंगल पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल रहता है ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा, कोई लाइन अगर ऐसे लिखी, कोई लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ करी, एक मिनट, मान लो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। अब देखो दो एंगल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। इस एंगल को अगर तुम मेजर करने जाओगे तो पॉजिटिव बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes. अच्छा, एंगल अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करने जाऊं तो इस एंगल को तुम नेगेटिव बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes. ट्रिग्नोमेट्री में Yes, यही रूल sir. फॉलो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल लिखते हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव लिखते हैं। अरे इतना पढ़ाई नहीं पढ़ाई तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में? Yes, sir. अब देखो होता क्या है, हम लोग जब वेक्टर में एंगल कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें तो आंसर में केवल मेंशन करना है कि ये एंगल कितना है और किस एक्सिस के साथ बन रहा है। तो हम लोग जब भी वेक्टर में एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम इस तरह से एंगल कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम पॉजिटिव नेगेटिव की कुछ बात ही नहीं कर रहे होंगे। मान लो ये एंगल में मेजर कर रहा हूं। अच्छा, तो ये ना तो पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, क्यों नहीं है? अभी इस एंगल को भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ बोलेंगे क्या? Yes, sir. कैसे यस सर बोलेगा? एंगल हमेशा मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti clockwise. अबे पॉजिटिव एक्स से एंगल मेजर किया जाता है। एंगल किससे मेजर करता है, नेगेटिव एक्स से या पॉजिटिव एक्स से? Sir, positive. पॉजिटिव एक्स। तो अभी जो मैंने ब्लू कलर का एंगल शो किया है वो पॉजिटिव एक्स से शो किया है क्या? No, sir. नहीं। No, तो ध्यान sir. रखना, वेक्टर में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना, हमें सिंपली क्या करना है, जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें कोई साइन नहीं लेना है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे tan थीटा। बताओ एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, साइन नहीं पुट करना है, हमें केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो tan थीटा हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग जब भी एंगल कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वहां पे हम मैग्नीट्यूड ले लें।
अच्छा तो 45 डिग्री एंगल किससे बन रहा है? सर अराउंड नेगेटिव एक्स। 45 डिग्री एंगल बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से। बताओ यहां पे हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते कि पार्टिकल को हमने 10√2 से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। बताओ हमें इंफॉर्मेशन मिल गई मैग्नीट्यूड के बारे में और साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई डायरेक्शन के बारे में। बताओ दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही है? Yes. इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट इट्स डायरेक्शन। यस सर। यस सर। लिख लिया इतना? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये एंगल मेरा वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 में तो 45 माइनस कर दो, 135। 135 डिग्री। बताओ ये पॉजिटिव लिखोगे नहीं लिखोगे? यस। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ये एंगल देखो जरा, बीटा। बताओ बीटा एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया गया है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। तो 180 प्लस 45 कर दें वहां पे। हाँ सर। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, -225 डिग्री। यस सर। तो बस एक बार देखो, एक बार हमने मैग्नीट्यूड से एंगल कैलकुलेट कर लिया, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम एंगल लिख सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? भाई ट्रिग्नोमेट्री में यही दो रूल है कि पॉजिटिव एक्स से एंगल मेजर किया जाता है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज चल रहे तो नेगेटिव है। सर मतलब अगर एंगल पूछा है हमें तो हम हमेशा एक्स एक्सिस से ही आंसर देंगे? नहीं, वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव में कहां से पूछ रहा है एंगल। भाई वो अगर पूछ रहा है पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल है तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री पॉजिटिव में। नेगेटिव में अगर आंसर दिया है तो -225 बोलेंगे वहां। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा होगा या क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा होगा कि एंगल किससे पूछना चाह रहा है। अगर मान लो उसने कह यही पूछ लिया कि नेगेटिव एक्स से कितना एंगल है, तो हम बोलेंगे 45 डिग्री है। बताओ इतनी चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस। जैसे देखो मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं तो तुम्हें थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी। मान लो ये मेरी एक्सिस है जरा, और ये मेरा यहां पे एक वेक्टर है। अच्छा अब बताओ यहां पे इस वेक्टर की अगर बात करेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे एक्स आएगा, यहां पे वाई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अच्छा कौन सा नेगेटिव होगा कोऑर्डिनेट? वाई। सर वाई। एक्स वाला तो पॉजिटिव है, तो मान लो एक्स वाले की वैल्यू है 10। मान लो एक्स वाले की वैल्यू 10 है और वाई वाले की वैल्यू है -10√3। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट मेरा वहां पे नेगेटिव है। अब मैंने क्या बोला है कि हमारा रूल क्या है? रूल है कि जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे हम साइन भूल जाए। अब साइन अभी देखो, अभी हम केवल साइन भूल जाए, अभी केवल हम सिंपली एंगल कैलकुलेट करें। तो मान लो ये एंगल मैंने लिया वहां पे थीटा। बताओ tan थीटा अगर कैलकुलेट करने जाओगे, हमें केवल मतलब है मैग्नीट्यूड से, तो परपेंडिकुलर 10 है और बेस 10√3 है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1/√3। तो एंगल तुम्हारा 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? यस सर।
30 डिग्री एंगल किससे बन रहा है? नेगेटिव y से बन रहा है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का रूल पकड़ें तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये एंगल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस, तो अल्फा को आप क्या लिखोगे? 270 प्लस थीटा। 270 प्लस 30 दैट इज कितना? 300 की नहीं? यस, अरे इतना समझ में नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो मैंने एंगल मेजर किया इस तरह से, तो अब बताओ बीटा किस डायरेक्शन में हमने मेजर किया? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. तो साइन क्या लेंगे वहां पे? माइनस। अब आंसर क्या रहेगा वो डिपेंड कर रहा है चार ऑप्शन में क्या बोल रहा है। हो सकता है चार ऑप्शन में बोल रहा हो कि एंगल बन रहा है 300 डिग्री, या फिर बोल सकता है एंगल ऐसा ही मेंशन कर दे कि 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, या फिर बोल सकता है वहां पे 30 डिग्री विथ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे वहां पर। बताओ सबको इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अभी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा वैसा कर देते हैं। जरूरत तो पड़ती नहीं है लेकिन तब भी थोड़ा याद होना चाहिए हमें कि जैसे मान लो क्यूब है, मैथ्स में जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, लेकिन तब भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूब की एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं इसको क्यूबॉइड मानते हैं अपन। ये साइड को बोल रहा हूं मैं ए, इसको बोल रहा हूं बी, इसको बोल रहा हूं सी। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30। वैसे अगर तुम सिंगेज की बुक में देखोगे ना तो वहां पे वो 3 डायमेंशन वेक्टर का डिराइव कर देते हैं, ax, ay, az कैसे निकालते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है। देखो डायग्राम में तुम लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? इस तरह से एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। बताओ ये वेक्टर डायगोनल के अलोंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes, sir. तो मैं यहां पे इस तरह से एक वेक्टर की बात कर रहा हूं। इस वेक्टर को मान लो हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। अब कोई अगर तुमसे पूछता है कि इस वेक्टर ए की इक्वेशन क्या है, तो मैंने क्या बोला? अगर कोई वेक्टर ए है, बताओ ये वेक्टर प्लेन में कि स्पेस में? स्पेस। Space. Sir, तो हम space. यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अच्छा जरा इमेजिन करो जरा वहां पे, ये वेक्टर दो वेक्टर का रिजल्टेंट बन सकता है क्या? ये वेक्टर दो वेक्टर का रिजल्टेंट बन सकता है क्या? आप देखो चेक करो जरा, यहां पे ये वेक्टर देखो, बताओ इसको एक वेक्टर मैंने मान लिया P, और यहां पे एक वेक्टर मैंने मान लिया इस तरह से Q। बताओ वेक्टर ए किसका रिजल्टेंट है? P plus Q. बताओ वेक्टर ए रिजल्टेंट होगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का होगा कि नहीं होगा वहां पे?
होगा ही नहीं होगा? अच्छा, वेक्टर पी किसमें है? XZ प्लेन में। वेक्टर पी एक्सजेड प्लेन में है कि नहीं? अरे है वेक्टर पी एक्सजेड प्लेन में? Yes. Yes, sir. बताओ उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है और जेड कंपोनेंट कितना है? देखो, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। अगर यहां कहीं कोई वेक्टर है पी, तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन के लिए। तो Yes, sir. एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन क्या जाएगा इसका? अबे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन इसका 10 जाएगा कि नहीं जाएगा? और y पे प्रोजेक्शन आएगा b के बराबर, दैट इज 20। Yes, sir. हमें एक्सजेड प्लेन में वेक्टर को इमेजिन करना है, तो इस वेक्टर का जो x वाला प्रोजेक्शन रहेगा वो a के बराबर है, y वाला प्रोजेक्शन b के बराबर है। अच्छा, x और z दोनों पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है क्वाड्रेंट में? Yes, sir. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10i कैप प्लस 20z कैप, 20k कैप। एक मिनट, अच्छा वेक्टर q की अगर बात करें तो वेक्टर q कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes. उसका मैग्नीट्यूड c के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसको हम 30j कैप बोले कि नहीं बोले? और बताओ p और q की अगर यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो जो भी वेक्टर a है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 10i कैप प्लस 30j कैप प्लस 20k कैप। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को लिखते हैं अगर उसका x, y, z तीनों में उसका क्या है? कंपोनेंट। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सब? Yes, और sir. इसको हम ऐसे ही समझ सकते ही नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस जगह कोऑर्डिनेट, इस जगह यहाँ पे एक तो x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा। तो जब रिजल्ट हम लिखते हैं ax, ay, az, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? और ये तीनों कोऑर्डिनेट वहां पे पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट हमारा a है, y कोऑर्डिनेट तुम्हारा वहां पे c है, z कोऑर्डिनेट b है। बोलो इतना समझ में नहीं समझ में आया सबको? सर एक्सक्यूज हाँ। मी। हाँ बोलो। सर अभी तक physics से कितने लेक्चर हुए हैं? क्या बोल रहे हो? सर अभी तक फिजिक्स के कितने लेक्चर हुए हैं? 3 लेक्चर हुए हैं। और इसलिए हमने क्लास में पहले पूछा कि किसकी पहली क्लास है, तो उसको मैंने क्लास की तीनों रिकॉर्डिंग भेजी है। तुम्हारी क्या पहली क्लास थी क्या? यस सर। मैंने पूछा था ना कि अगर किसी की पहली क्लास है तो क्लास अभी ज्वाइन मत करना, मैं तीनों लेक्चर भेज रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरे को व्हाट्सएप करो, तो जो 3 क्लास के लेक्चर है मैं तुम्हें भेजता हूं, तो पहले उनको देख लो एक बार। ओके सर। तुमने क्या लेट ज्वाइन किया क्या अभी? क्या था? अभी जो मैंने जूम पे क्लास स्टार्ट करी, मैंने सबसे पहले यही पूछा था कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसकी पहली क्लास है आज? तो तुम्हें उस टाइम बोलना था ना। सर एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ था आज। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें तीनों लेक्चर भेज रहा हूँ, तो उसको देखो पहले। ओके। अब बाकी लोग बोलो, बाकी लोग को समझ में आया नहीं समझ में आया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Yes, Yes, sir. sir. आगे. Yes, sir. अब करना क्या है, जिसके पास बुक है सिंगेज की, जिसके पास मॉड्यूल है, तो उसको एक बार देखो जरा। और कुछ इस तरह के केसेस दिए होंगे जहां पे वेक्टर के x कंपोनेंट दिए होंगे, वेक्टर के y कंपोनेंट दिए होंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा, या फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, या फिर इस तरह से कुछ कैलकुलेट करने की बोलेगा वहां पे। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल लेंगे।
जैसे अभी तो हमने कल ये देखा कि वेक्टर को हम रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं। वेक्टर को हम रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? अगर वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में आएगा और उसको हमें लिखना है तो हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो उसमें हम बात करेंगे एडिशन की और साथ में हम बात करेंगे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की। बोलो ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes. है ना? तो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर